हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलेबल एकेडमी क्लासेस। मैं प्रिंस आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इसमें सारे टॉपिक्स दोनों ही बोर्ड के कवर हो जाएं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, या कहीं कहीं पे सीबीएसई बोर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईसीएसई बोर्ड में नहीं है। तो दोनों को ही साथ लेते हुए चलेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आप 90 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर जो मैंने यहाँ लिया है वो है आपका पॉलिनोमियल। राइट, तो पॉलिनोमियल चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल में आप लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आप लोग अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जब आप आईसीएसई में आते हैं तो ये अलजेब्रा एक अलग से उन्होंने यूनिट बना रखा है, जिसके अंदर इसकी स्टडी करते हैं, और फैक्टराइजेशन या पॉलिनोमियल्स किसी किसी बुक में नाम से चैप्टर आता है। एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है क्लास 10th में। अच्छा, तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। राइट, उसके बाद हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए, सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन में आते हो, इंट्रोडक्शन में क्या होता है पॉलिनोमियल, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कोई सी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकती है रूट एक्स प्लस 3। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन है, किसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा ये रूल याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि वेरिएबल्स चाहे वो सिंगल वेरिएबल्स हो, जैसे आपने देखा यहाँ पे दोनों दोनों एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये टू वेरिएबल्स हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये थ्री वेरिएबल्स हो गए। तो कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीपल वेरिएबल में या सिंगल वेरिएबल में लिखा जा सकता है। ओके, अब पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा वेरिएबल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा सिंपल कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया गया है, क्या उसकी पावर होल नंबर्स में है या नहीं। अगर उसकी पावर होल नंबर्स में है तो आप बोलोगे कि यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब होल नंबर क्या होता है, you know that whole number is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 1/3, 3/2, फ्रैक्शनल जितने भी नंबर होते हैं या नेगेटिव में जो नंबर आएंगे वो होल नंबर में नहीं आते, कवर नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी माई नेगेटिव या फ्रैक्शन पावर आप किसी वेरिएबल की किसी एक्सप्रेशन में आ रही है, तो हम उन्हें पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इट मीन्स polynomial is the algebraic expression in which the power of that variable must be whole numbers, right? whole number कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। अब आप खुद ही डिफाइन कर लोगे कि ये वाला जो मैंने लिखा था, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी x की पावर है वो 2 है, यहाँ पे 1 है। दिस वन इज यहाँ पे जो रूट एक्स उसने लिया, दैट मीन्स x की पावर 1/2। तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये वाला यस टू वेरिएबल्स में, लेकिन हाँ ये पॉलिनोमियल है बिकॉज एक्स की पावर और वाई दोनों वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है, यानी होल नंबर्स में। ओके, यहाँ पर ये वाला जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो ये भी पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए 1/x² प्लस एक्स लिखा गया है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसको अगर ऊपर लेके जाते हो, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स पावर -2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव हो गई, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कौन होता है, कैसा होता है, आपने देख लिया। राइट, अब आता है इसकी डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। देखिए डिग्री का मतलब ये होता है कि आप जो भी एक्सप्रेशन देख रहे हो, जो भी पॉलिनोमियल देख रहे हो, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस वाले की डिग्री 2 कहलाएगी।
राइट। इस वाले में आप देखो तो यहाँ दो वेरिएबल है x और y, दोनों पे ही 2 पावर लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसकी भी डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल पर, चाहे वो x पर हो या y पर हो, आप उस एक कोई एक पावर ले लोगे, जो हाईएस्ट होगी उसे बोल दोगे उसकी डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो x y और z दिया तो तीनों की पावर वन है, तो आप बोलोगे यहाँ 1 है। अगर z की पावर 2 लगा देते या किसी की भी पावर 2 कर देते तो डिग्री 2 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, राइट। तो इस तरह से आप डिग्री बताओगे कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब कमेंट में मुझे बताओ कि x³ प्लस 3x² माइनस 1 इसकी डिग्री क्या है, कमेंट में मुझे बताना, राइट। और बताओ कि क्या ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है √x प्लस 3x² माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हो, कैसा लिखते हो, सपोज करो किसी ने लिखा ये √3x² प्लस 9x प्लस 2। अब कोई कहेगा सर ये भी तो रूट में है यहाँ पे, हाँ रूट में है, लेकिन कौन रूट में है, वेरिएबल रूट में नहीं है। कौन रूट में है, रूट में है ये कोएफिशिएंट, x² के कोएफिशिएंट में रूट लगा हुआ है। तो वेरिएबल पर रूट या वेरिएबल की जो मैंने पावर्स की बात की है वो वेरिएबल पे होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए, आपने ये देखा इंट्रोडक्शन क्या था पॉलिनोमियल का और डिग्री क्या होती है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए एक पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज x² प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो अब इसकी डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अगर मैं लिखा x प्लस 6 तो आप कहोगे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री आप बोलोगे सर यहाँ केवल हाईएस्ट पावर जो है 1 है x की, तो ये डिग्री 1 होगी। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर, डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 आ गई x³ यहाँ पे हो गई डिग्री 3, तो ये वाला कहलाएगा हमारा क्यूबिक, राइट। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासीफाई करोगे तो इस तरीके से क्यूब होगा। उसके बाद अगर आप 4 पे आते हो तो क्वार्टिक होता है, फिर क्विंटिक होता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। तो 5 6 7 डिग्री भी आप इस तरह से उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया डिग्री के अकॉर्डिंग आपने क्लासीफाई कर दिया। एक होगा टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स ये होते हैं कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो एक्सप्रेशन में जैसे मैंने लिखा xy प्लस x² प्लस z, तो ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। मतलब कहने का है कि जो भी एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से जुड़े होंगे उसको हम अलग अलग टर्म बोलेंगे। देखिए यहाँ पे xy प्लस से x² के साथ ऐड है, फिर प्लस से z के साथ ऐड है, राइट। तो ये सिंगल टर्म ये अलग हो गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इस वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, या इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग भी आप अलग अलग बोल सकते हो। मैंने सिर्फ x लिख दिया सिंगल टर्म में, मैंने x प्लस वाई लिखा, 2 टर्म्स हो गए, 2 वेरिएबल्स 2 टर्म्स, ओके। अब मैंने क्या लिखा, मैं लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 टर्म्स हो गए, इसमें डिग्री से मतलब नहीं। तो ये अगर सिंगल टर्म है तो ये कहलाएगा मोनोमियल, ठीक है। अगर ये 2 टर्म्स है तो कहलाएगा बाइनोमियल, ठीक है। और अगर ये 3 टर्म्स है तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो मोनो मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो नॉमियल्स आप लगा दो, ये नॉमियल्स जो लिखा हुआ है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बोलोगे, ठीक है। अब आगे 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स आते हैं तो आप उसको पॉलिनोमियल ही, सिंपली पॉलिनोमियल ही बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो ये हो गया इसका सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपकी बुक में एक चीज़ और दे रखी है, क्या, तो ये आपने डिग्री की तरफ से देखा, सिंगल डिग्री है, नहीं 1 डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री 4 है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वार्टिक, क्वार्टिक, और डिग्री 5 है तो क्विंटिक। तो इसकी नाम की हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं आपसे, तो बस मैंने बता दिया ऐसे ही कि 5 डिग्री, तो ऐसे आप 5 6 डिग्री बोल सकते हो। अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आता है, दो इसमें पॉइंट और आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसको पढ़ना जरूरी क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है पूछ जा सकता है आपसे। तो जीरो और एक है पॉलिनोमियल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और एक जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि अगर आपने सिर्फ किसी ने 7 लिखा तो अब आप बताओ ये 7 पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप बोलोगे सर 7 पॉलिनोमियल है, क्यों है। आप तो कहोगे सर इसमें तो एक्स ही नहीं है, वेरिएबल ही गायब हो गया। आप तो कह रहे थे वेरिएबल होना चाहिए इसमें कोई ना कोई, तो वेरिएबल तो है नहीं।
हाँ वेरिएबल है छुपा हुआ। 7 को आप लिखोगे 7 इंटू 1, राइट। और इस 1 की प्लेस पे आप लिख सकते हो x की पावर 0, क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, राइट। और दूसरी बात ये कि किसी चीज़ की पावर आप 0 लगाते हो ना, 12 की पावर 0 लगाओगे दैट इज 1, 1000 की पावर 0 दैट इज 1। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो इस 1 की प्लेस पे 7x पावर 0, ठीक है। तो अब डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, इस 7 में जो मैंने x लगा दिया कांस्टेंट में x, तो डिग्री यहाँ पे 0 हो गई। तो ये डिग्री अगर 0 है तो हम बोलते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो आप सिंपल ये ध्यान रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है 11 12 5 -3 -4 √3 वट एवर, वो सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। क्वेश्चन जो है आपके यहाँ जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि अब इसने नीचे इसका स्टेटमेंट दिया बिकॉज द डिग्री इज 0, ठीक है ना। और दूसरा उसने कुछ और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि बिकॉज डिग्री इज 1। तो आपको स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे कि वह फर्स्ट सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आपको ये ऐसा पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि डिग्री क्योंकि यहाँ पर 0 है, ओके राइट। अब 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 होता है अगर आपने सिर्फ 0 लिख दिया, आपने लिखा सिर्फ 0, तो 0 क्या है, 0 ही पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसलिए कि 0 के साथ इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आपने यहाँ 7 के साथ 7 इंटू 1 लिखा और 7 को आपने ऐसे लिख दिया 7x की पावर 0, इसके साथ आप कोई भी पावर लगा सकते हो। अगर आप लिखना चाहो 0 इंटू एक्स की पावर 0 तब भी ये 0 रहेगा, आप लिखना चाहो 0 इंटू एक्स की पावर 7 तब भी ये 0 रहेगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई में आप x की कितनी भी पावर लगा दो वो 0 ही रहेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 7 के साथ आप x की पावर 0 ही लगा सकते हो, सिर्फ 1 तो लगा ही नहीं सकते। अगर आप x की पावर यहाँ 1 लगाओगे तो ये 7x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिग्री डेफिनेटली 0 ही आएगी। यहाँ पे तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, 0 की पावर 7, 0 x की पावर 0, x की पावर 7, x की पावर 100, वॉट एवर, राइट। तो यहाँ पे डिग्री चूंकि डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 पॉलिनोमियल को अलग से हम एक डिस्टिंक्ट तरीके से पढ़ते हैं कि इसको बोलते हैं कि ये क्या है, 0 पॉइंट। अब इसमें ऑप्शन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 0 पॉलिनोमियल को 0 क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 0 होती है, डिग्री 1 होती है, वॉट एवर, 3-4 स्टेटमेंट देगा और आपको उसमें समझना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली आंसर लगा लोगे, ओके। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखिए क्या है, इसमें अब आपको चैप्टर जो में जो पढ़ना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो सब 9th का था, रिकॉल हो गया। 10th में सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको पढ़नी थी, वो ये थी, एक 0 पॉलिनोमियल और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में 10th क्लास में सिंगल वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस किया गया है पॉलिनोमियल में, तो वही हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए आइए, अब किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, वो ऐसे आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, पी एक्स इज इक्वल्स टू ये, जहाँ पे p फॉर पॉलिनोमियल और x फॉर यूज्ड वेरिएबल। यूज्ड वेरिएबल किसके अंदर कौन सा वेरिएबल है लिया गया है, तो पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। अब मैं लिखूंगा अगर पी वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल होगा सिंगल वेरिएबल में जो y के साथ होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y प्लस 2, राइट। तो ये इस तरह से वेरिएबल लिखा जाता है। अच्छा, अब रिकॉल कीजिए 8th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आपसे बोला जाता था कि पी वाई इक्वल्स टू ये है, आप P2 बताइए, इसके लिए P2 बताइए ना। यानी मतलब ये होता था कि y की प्लेस पे 2 की वैल्यू रखिए और जो वैल्यू आए वो वैल्यू निकाल के दिखाइए इस पूरे फंक्शन की, ठीक है। तो आप क्या करते थे, y की प्लेस पे 2 रखते थे, 2 स्क्वायर प्लस प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ से आप निकालते थे 2 2 4 प्लस 6 प्लस 2, यहाँ से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आती थी 12, राइट। इस तरह से आप उसको कंडक्ट करते थे, ओके। अब बात आ रही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि x की प्लेस पर ऐसा नंबर रखा जाए जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैं ये पी वाई जो मैंने लिया है यहाँ पे, ये जो लिया है, जो दिया गया था वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, अगर मैं यहाँ पे p की प्लेस पर -1 रखूँ, -1 यानी मैं इसका p -1 निकालूँ, तो आप देखोगे -1 यहाँ रखने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1 और 3 इंटू -1 दैट इज -3,
और ये +2, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो -1 रखने पर यहाँ पे ये पूरा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, यानी ये जो 1 रखा यही कहलाता है इस पॉलिनोमियल का 0। इस पॉलिनोमियल का 0 कौन हुआ? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज -1। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे क्या सिर्फ यही एक वैल्यू हो सकती है जो इसका 0 कहलाएगी? नहीं, एक वैल्यू और होगी। वो क्या होगी? वो -2 होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे -2 भी रख के आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये -2 रखोगे, यू विल फाइंड दैट -2 का आपने स्क्वायर किया, राइट? ओके, प्लस 3 इंटू आप ये करोगे 3 इंटू 2, ओके, -2 वाई के प्लेस पे यहाँ पे रखोगे ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ, राइट? प्लस यहाँ पे 2, ओके, तो -2 का स्क्वायर किया आपने तो क्या आया? आया प्लस का 4। यहाँ पे 3 2 -6 प्लस यहाँ पे 2, तो कितने आ गए? 4 2 6 -6 दैट इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने दो वैल्यूज देखी, एक -1 रखने पे 0 आ जा रहा है और एक -2 रखने पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी रखी। क्या तीसरी वैल्यू भी हो सकती है जो y की प्लेस पे रखें और 0 हो जाए? नो, तो उसका आंसर है नो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसका आंसर ये है कि आप देखो ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल? आपको कहोगे सर इसकी डिग्री यहाँ पर जो है, इसलिए मैंने आपको पहले डिग्री बता दी थी। यहाँ पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ y, वो क्या है? वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल, यानी y यहाँ वेरिएबल है, उसका क्या है? 2। तो डिग्री यहाँ पे 2 है। तो जितनी यहाँ पे बच्चा डिग्री होगी उतनी ही इसकी वैल्यूज ऐसी होंगी जो उसको 0 करेंगे, यानी उसके जीरोस भी 2 होंगे। जैसे यहाँ पे -1 इसका एक 0 है और -2 इसका एक 0 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? ओके, तो अब 0 जो आपने यहाँ पे देखा इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का, इसमें जो 0 आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक आ रहा -1, एक आ रहा -2। तो उसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था? वो ये था, कि पी वाई इज इक्वल्स टू y² + 3y + 2, राइट? अब इसको निकालोगे कैसे? निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर्स करना आना चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? देखिए, आपने ये लिखा है, तो इसमें आप ये बीच वाला जो टर्म होता है ना, जिसमें सिर्फ y लिखा है, स्क्वायर नहीं है, इसको स्प्लिट करके फैक्टर कर लिए जाते हैं। तो फैक्टर से कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ये किसी न किसी दो 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 फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ही आया होगा, है ना? ये तो आपको पता है, क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आया है ऐसे करके y+1 और y+2 करके ये चीज आई है, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों चीजें सेम ही है ना? चाहे आप कहो y² + 3y+2 या आप कहो y+1 × y+2, दोनों चीजें एक है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अब अगर आप सिर्फ इन फैक्टर्स को देखो ध्यान से, तो हम ये चाहते हैं कि y की प्लेस पे कोई ऐसी नंबर रखा जाए जिससे कि ये 0 हो जाए, जिससे कि पूरा क्या हो जाए, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाए। तो आप देखो y+1 लिखा है ना, इस y के प्लेस पे अगर तुम सोचो तो यहाँ -1 नहीं रखा दिया जाए, -1 रखा दिया जाए तो ये -1 ये +1 मिल के दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब यहाँ कुछ भी लिखाओ, अब यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए इस प्लेस पे, तो ये पूरा 0 कर देगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फैक्टर कर लेते हो तो तब देखना बहुत आसान होता है कि इसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि एक टर्म, ये फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाए। या इधर आप देख लो, अगर आप इधर देखोगे तो क्या होगा? इधर देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि y की प्लेस पे हम क्या रखा दें? -1 रखा दें। इधर से आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि अगर हम y की प्लेस पे -2 रखाएं, जैसे यहाँ -2 रखेंगे तो ये -2 और ये +2 0 हो जाएगा ना। तो अगर एक टर्म मैंने 0 कर लिया और 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड वाले में, तो ऑब्वियसली ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, सपोज कीजिए ऐसे दे रखा हुआ है x² + 5x + 6, ये दे रखा हुआ, आपने इसके फैक्टर किए, इसका फैक्टर आया x+2 और दूसरा फैक्टर आया x+3, राइट? अब इसी से आप अंदाजा लगा लोगे कि इसका 0 क्या क्या होगा। आप देखो यहाँ 2 है ना, 2 में क्या जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए? आप पढ़ते थे इस क्लास में, एडिटिव इनवर्स पढ़ते थे, इसीलिए आपको सिखाया जाता था आज ही के दिन के लिए। 2 का एडिटिव इनवर्स होता है, यानी 2 को 0 करने वाला कौन है? -2, +2 को 0 करने वाला -2 है। तो यहाँ -2 और यहाँ +2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब x के प्लेस पे हम -2 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, उसी को हम 0 कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ एक तो इसका -2 हो गया 0, एक 0 कौन हो गया? -2।
अब यहाँ से देखोगे, इस वाले को अगर देखोगे तो इस वाले को देखोगे तो -3 रखने पर हो जाएगा, -3 यहाँ रखोगे और प्लस ये करोगे +3 तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फैक्टर करने के बाद इजीली उसको देख सकते हो कि इसमें उसका 0 कौन होगा, यानी कौन सा नंबर ऐसा होगा जो x के प्लेस पे रखा जाए जिससे कि ये पूरा 0 हो जाए। ये मुझे लगता है कि ये बात इजीली समझ में आ गई है। अब बात रही कि फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन कैसे होता है। वेरी इजी, ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है। अब आप देखो, यहाँ आपने फैक्टराइजेशन किया, एक बात और समझ लो। क्या समझ लो? वो ये कि आपके पास लिखा हुआ था आपके पास लिखा था ये एक मिनट रुकना, आपके पास लिखा था x² प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपने इसके फैक्टर किए, आपके फैक्टर आ गए थे x प्लस 2 और x प्लस 3। अब मैं उसको दूसरी तरह से आपको समझा दूँ, क्या कि मुझे चाहिए कि इसको मैं ज़ीरो कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ज़ीरो करना चाहता हूँ, यानी इसको ज़ीरो करने का मतलब मैंने इसको ऑलरेडी ज़ीरो रख दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो ऐसे ही होता है, उसमें उसमें दो फैक्टर बन के आते हैं और इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं देखूँ कि 0 लाना है अगर मुझे, तो मैं अगर सोचूँ, इसको मैं सोचूँ ये a है और इसको मैं सोचूँ ये b है, और मैं कहूँ a और b का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो क्या करूँ मैं? 0 आएगा। 0 कैसे आना चाहिए? तो दो नंबर्स का कभी भी आप मल्टीप्लाई करो या 10 नंबर का कभी मल्टीप्लाई करो, तो उसमें 0 लाने के लिए बस एक ही चीज़ काफ़ी है कि किसी एक को 0, कोई एक 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए, इनमें से कोई एक 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं ये सोचूं कि a को 0 कर दिया जाए, तो a है कौन? a है x+2। अगर x+2 को 0 माना जाए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और अगर x+3 को सोचा जाए कि भाई ये 0 इसको 0 कर दिया जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। यही चीज़ मैंने आपको अलग तरीके से ऊपर बता दी कि x के, आप अगर सोच के देखोगे तो वही बात है कि x प्लेस पे क्या रखे हैं? -2 रखे हैं, तो 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी एक्सप्रेशन में। उसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकालने के बाद आप देख लोगे कि क्या रखा जाए x के प्लेस पे, या उसको उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा के देखो। बस जो सॉल्व करने का मेथड होता है सॉल्व कर लो। सपोज करो किसी के फैक्टर ये आ गया 2x+1 और आ गया 3x+9, ठीक है, ये फैक्टर आ गया। तो आप इस फैक्टर को इसको 0 के इक्वल रख के देखो, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। ये एक इसका 0 हो गया। यहाँ से इसको 0 के इक्वल रख के देखो, दैट इज 0। और 3x इज इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू -9 और -9/3, तो 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू -3, है ना। तो इस तरह से आप फैक्टर निकालो, फैक्टर को किसी भी एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखो और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, वही उसका 0 कहलाएगा। वही नंबर रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा भाई, किसी को फ्रैक्शन करना नहीं आता है तो मैं आपको फैक्टर्स करना बता देता हूँ, स्प्लिट मेथड वाला। और फिर भी अगर आप कुछ पूछोगे तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा अच्छा, अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, वो ये लिखा हुआ है 9x² प्लस 18x प्लस x। अब आपको इसका 0 फाइंड करना है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 9x² प्लस 18x प्लस 8। अब इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर के लिए आप ये करोगे, जो विदाउट x यानी कांस्टेंट टर्म है और ये x² के साथ जो टर्म है, इन दोनों को आप कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। या इसके आप ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, कि ऐड करने पर उन दो जो फैक्टर्स निकल के आएंगे, सपोज को इसका फैक्टर आएगा 3 × 3, ठीक है, इसका फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2, राइट, 2 ⁴ 8, एक 2 ज़्यादा हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बार ये 2 आ गया, अच्छा, और ये 3 × 3 आ गया। अब इनमें से आपको दो ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपस में जोड़ घटा के, मतलब मल्टीप्लाई करके, कि ऐड करने पे 18 आ जाए। बस यही होता है इसका मेथड कि इसको स्प्लिट कर, दो पार्ट में स्प्लिट करना है एक्स वाले टर्म को, ठीक है। और कैसे स्प्लिट होगा? ये वाला और ये वाला, इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मल्टीप्लाई करो तो बात वही है, मल्टीप्लाई करके फिर तुम फैक्टर करोगे, आएगा तो यही ना, ठीक है। तो आप इनके उनके अलग अलग फैक्टर करके लिख लो, और लिखने के बाद दो ऐसे फैक्टर बनाओ मल्टीप्लाई करके, जिससे कि ऐड करने पे 18 हो जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये 3 लिया इधर से 2 लिया, तो 3 2 6 हो गए, और ये जो बचा ना 3 2 6 2 12, है ना, 12, ठीक है। या 72 को ऐसा आप दिमाग में अपने सोचो कि 12 6 72 होता है और 12 6 18 भी होता है ना, 12 और 6 18 भी होता है, ठीक है। 72 कई तरह से आ सकता है, 36 2 भी 72 होता है,
तो 36 टू ज़ा भी 72 होता है, लेकिन इनको ऐड करके 36 और 2 ऐड करोगे तो 18 नहीं आ रहा। हमें ऐसे दो फैक्ट जोड़े चाहिए इन्हीं में से जिससे कि 18 बन जाए। तो मैंने क्या किया, इस 3 को लिया, इस 2 को लिया, 3 टू 6, बाकी सबका मल्टीप्लाई कराया तो हो गया। तो ये प्रैक्टिस की बात होती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी कर पाओगे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिखूंगा 9x² और ये इस 18x को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, 12x प्लस 6x। ओके राइट, अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। 8 का ये 8 ऐसे ही रहा, 9x² का 9 ऐसे ही रहा, और ये 18x भी ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं हुआ है। 12 और 6 18, आप देखो साफ साफ लिखा है 12x प्लस 6x। राइट ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे दोनों में x तो दिख ही रहा है तो x तो लिख ही लो। 9 और 12 में क्या कॉमन है, तो कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों का HCF हो, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर हो उनका। हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा 3 3 जा 9, 3 का 9 में डिवाइड करा 3 बचा, और यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचा, ठीक है। 3 4 जा 12 होते हैं तो यहाँ 4 लिखोगे और x तो निकल ही चुका है, वहाँ कोई बचेगा नहीं। प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 6 और 8 में 2 कॉमन है मैक्सिमम, ठीक है। हाईएस्ट क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे आप तो यहाँ 2 3 जा 6, 3 लिखोगे और x लिखोगे, और ये 2 4 जा 8। अब आप देखोगे तो ये एक टर्म हुआ हमारे पास और ये एक टर्म हुआ, तो एक टर्म में देखोगे तो ये और ये कॉमन है, तो आप 3x प्लस 4 लिख लोगे यहाँ कॉमन में, ठीक है। और दूसरा पोर्शन जब 3x प्लस 4 तुमने यहाँ ले लिया तो यहाँ से सिर्फ ये बचेगा ना, तो आप यहाँ ब्रैकेट में 3x लिखोगे, और ये कॉमन ले ही चुके हो तो यहाँ 2 बचा तो यहाँ प्लस 2 लिख दोगे। राइट, इसका सिंबल प्लस है ना तो प्लस 2 आ गया। ओके, तो अब ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए, है ना। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ इसका जीरो क्या है, और जीरो कौन होता है, एक्स की प्लेस पे वो नंबर जो इस पूरे को जीरो कर दे, ये इस पूरे को जीरो कर दे, यानी इसका जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई को जीरो कर दे। राइट, तो इस मल्टीप्लाई को जीरो कब कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। कोई एक जीरो हो तभी दोनों चीज का मल्टीप्लाई जीरो होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप क्या करो, आप 3x प्लस 4 को जीरो के इक्वल रखो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -4 और x की वैल्यू आ गई -4/3, तो एक जीरो इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा जीरो कौन बनेगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/3, एक जीरो इसका ये हो गया। -4/3 एक जीरो है और -2/3 एक जीरो है। दो जीरोस क्यों निकले, दो वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारी इस पॉलिनोमियल की 2 है। क्लियर, तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, अगर डिग्री 3 होगी तो 3 आएंगे, डिग्री 4 होगी तो 4 आंसर्स आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कैसे आप जीरोस निकालो। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आया, अच्छा अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि वो होगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। अब x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है a, x का कोएफिशिएंट b और ये c। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं x² प्लस 6 ओनली, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो a है वो x² के साथ यहाँ 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे a हो गया 1। x वाला टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x वाला जो टर्म नहीं है वो इस तरह से होगा 0x, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, यानी b हमारा जो है यहाँ जो b लिखा था, b शुड बी 0, मस्ट बी 0, तब वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा, c के प्लेस पे कौन है, c के प्लेस पे यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे c आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपेयर करते हैं और ए बी सी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी हमारी ये। ओके, अब अब आप ये देखते थे कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। हमें क्या देखना है यहाँ पे, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, मैं इस पर डिस्कस क्या करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखेंगे। एक तो ये कि सम ऑफ जीरोस, पहला तो ये देखेंगे, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो चीजों पे हम यहाँ वर्क करेंगे और डिफाइन करेंगे कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये करूँ कि यहाँ पे मैंने इसके दो जीरोस सपोज किए, एक अल्फा एक बीटा, राइट, ठीक है। तो आप ये भी आप बुक्स में सीधा सीधा भी आप देख लोगे कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो है c/a, और अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो है b-b/a, राइट। ये जो a और b c हैं कोएफिशिएंट्स, उसके अकॉर्डिंग ये है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि हाँ ये होता है, बस कॉपी कर लो हो गया, लेकिन कैसे होता है कहाँ से आता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, जिससे एक चीज और समझ में आएगी। वो क्या है, कैसे आता है, देखिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो अभी पीछे आपको एग्जाम्पल लिया था x² प्लस 5x
प्लस 6। तो इसके जब आपने फैक्टर किया था, आपको पता था कि 0 निकालने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा, तो आपने फैक्टर निकाले थे, ये आया था x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर आया था x प्लस 3। तो आपने ये कहा था, आपने ये 0 निकालने के लिए ये किया था कि इसको आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो आपने यहाँ देखा यहाँ से आपका x इक्वल्स टू आ गया -2। यहाँ से आपने x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से आपका x 0 आ गया था -3, राइट। ये आपने कर लिया था, ओके। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने इस वाले के लिए क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि एक इसका 0 यानी x इक्वल्स टू है अल्फा और दूसरा जो है 0 है वो है बीटा। अब अगर मैं यहाँ से वापस चलूँ, अगर आपको पहले से कोई बता दे कि भाई एक जो 0 है वो ये है, दूसरा उसका 0 जो है वो ये है, तो आप मुझे फैक्टर बताइए क्या होंगे। तो आप क्या करोगे, इस -2 को इधर लेके आओगे तो एक फैक्टर तो x प्लस 2 बन जाएगा, इस -3 को इधर लेके आओगे तो दूसरा फैक्टर बन जाएगा x -3। ये बात क्लियर है ना। अगर आपसे कोई कहे कि एक 0 किसी पॉलिनोमियल का कौन है 6 है, दूसरा 0 कौन है, आपने बोला 2 है, तो फैक्टर क्या बनेंगे, तो आप इस 6 को इधर लेके आ जाओ, एक बनेगा फैक्टर x - 6 इक्वल्स टू 0, दूसरा फैक्टर बन जाएगा x - 2। यानी इधर लेके आओगे तो ही आपको समझ में आएगा ना कि इसके फैक्टर कौन रहे होंगे, क्योंकि ये इसी से ऐसा आया, इससे मैं वापस ऐसा लेके चला गया, तो मुझे फैक्टर मालूम हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये एज्यूम किया कि इसका एक 0 कौन है अल्फा, दूसरा 0 कौन है बीटा। तो अगर मैं अल्फा को इधर लेके आऊँ तो पहला फैक्टर तो बन जाएगा x माइनस अल्फा, ये एक फैक्टर इस वाले का हो जाएगा x माइनस अल्फा, किसका, जो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी है वो। दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस बीटा। क्लियर हो गई ना बात। तो दो फैक्टर हमने मालूम कर लिए, यानी इन दोनों फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुई बात, बात ये हुई कि अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, किसका, इन दोनों फैक्टर्स का, होना चाहिए क्या, वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड बी इक्वल टू किसके, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बीटा। और यहाँ पे हम एक कोएफिशिएंट लेंगे के। अब ये के क्यों लिया है मैंने भाई, के इसलिए लिया है कि ये जो आपने लिया था, ये क्या लिया था आपने, आपने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको मैं, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। जब आप इसके 0 निकालेंगे ना, या मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ पूरे में 3 का करा दूँ, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 5 15x प्लस 3 6 18। तो आप चाहे ये लो 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करा दो, यानी एनी कांस्टेंट एनी नंबर, इसमें आप एनी होल नंबर कोई भी 0 छोड़ के इसमें किसी का मल्टीप्लाई आप कराओ तो उसके भी 0 सेम रहेंगे जो आपने बेसिक वाले के लिए थे, सबसे पहले वाले के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं। ये वही के है जो मैंने यहाँ लिया, राइट। यानी अगर आप इसको देखोगे तो अगर भाई आप ये देखोगे तो आप 2 पहले से कॉमन ले लो, अगर 2 का, यानी अगर इस वाले को आप देखो 2 पहले से कॉमन ले लो तो ये बचेगा ना, ये बचेगा, तो उसके फैक्टर ऐसे करके आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, और 2 पहले से मैंने बाहर ले लिया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरोस तब भी वही रहेंगे, और ये जो बाहर आया ये एक्स्ट्रा है जो सब में कॉमनली मल्टीप्लाई हुआ है, यही वो के है जो मैंने यहाँ ले लिया है। अब तो ये कोई कंफ्यूजन इसमें रह नहीं, क्या ना के कहाँ से आ गया, ओके। अब आगे आइए, अब इसमें देखिए, इसको तो मैं इधर ऐसे ही लिखे रहने दूंगा, राइट। और इस तरफ मैं क्या करूंगा, इस तरफ मैं लूंगा के का मल्टीप्लाई, सॉरी इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ, के को बाहर रहने दूंगा, मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स का इस बीटा में करोगे तो आ जाएगा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। और फिर इस अल्फा का करोगे आप, इस अल्फा का इस एक्स में करोगे तो आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स, फिर इस अल्फा का बीटा में करोगे तो आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो क्लियर हो गया होगा आपके, यस, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि के को अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स यहाँ कॉमन ले लिया, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा बीटा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अल्फा, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। ये इतना बचा, ओके। माइनस कॉमन लेने पे अंदर के सिंबल्स जो बच रहा है उसके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे के का ही मल्टीप्लाई मैं करा दूँ तो हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू के अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखा था मैंने सिस्टमेटिकली सीधा कर दिया उसे, प्लस यहाँ हो जाएगा के अल्फा बीटा। अब अगर मैं इधर से कंपेयर कराऊं, इधर से मैं इसको लिखूं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये प्लस सी। अब दोनों जो राइट एलएचएस और आरएचएस में मैंने कंपेयर कराऊं तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ के लिखा हुआ है, तो ए किसके इक्वल हो गया, के। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, ये, तो बी किसके इक्वल हो गया, बी इक्वल हो गया आपके के अल्फा प्लस बीटा के, राइट। आपको यस सर बिल्कुल सही चल रहा है तो ओके। अच्छा सी किसके इक्वल हो गया, अगर आप देखोगे तो सी हो जाएगा इक्वल किसके, सी की प्लेस पे कौन है, ये के अल्फा बीटा, के अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब अगर इसको मैं इक्वेशन 1 लूँ, इसको इक्वेशन 2 मानूं और इन दोनों को आपस में डिवाइड कराऊं, यानी एलएचएस का एलएचएस में आरएचएस का RHS, तो आ जाएगा बी अपॉन ए और इस तरफ कौन हो जाएगा, के, इस तरफ कौन हो जाएगा, के, और ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये इधर वाला के, यानी इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा और इसका इस वाले में डिवाइड कर दिया मैंने। तो क्या आया इससे, इससे ये आया और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, वो ये कि ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया था कहाँ चला गया, ये वाला, ये यहाँ पे है ना माइनस, ये तो यहाँ पे बी जो रहेगा वो माइनस के अल्फा प्लस बीटा रहेगा, ठीक है। अगर सिंबल भी देखा जाएगा, यहाँ पे के प्लस में है तो के प्लस में आ गया, यहाँ पर ये जो एक्स है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है ना, बी जो कोएफिशिएंट है वो प्लस या माइनस में हो सकता है, एक्स तो जैसा एक्स है वही रहेगा, तो यहाँ पे बी कैसा हो जाएगा हमारा, ये एक्स अलग, एक्स को अलग कर दो तो ये बच रहा है और माइनस के साथ, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिया, वो माइनस यहाँ पे आएगा, राइट। अब देखो यहाँ से ये के और ये कैंसिल हो गए, के, ओके, ये माइनस इधर चला जाएगा जिससे कि ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए जो मैंने बताया था कैसे आता है, ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको इसको आपस में देखा जाए, डिवाइड किया जाए, देखो अगर मैं इसको इसको डिवाइड करूं तो आ जाएगा सी अपॉन ए, यानी एलएचएस का एलएचएस में आरएचएस का, या आप ये कह सकते हो डिवाइडिंग, ये इक्वेशन 1 अगर है, अगर ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, इस 1 का डिवाइड किस में कर दे रहा हूँ, 3 में, तो ये हो जा रहा है सी अपॉन है इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा और ये नीचे के, तो के का ये कैसे कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, वही जो मैंने आपसे कहा था। आप चाहे इसको याद कर लो, चाहे मैंने इसको बता दिया, ये बताया क्यों है, मैंने ध्यान देना, बताया इसलिए कि यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है, वही है कौन सी वाली लाइन, ये लास्ट लाइन, कौन सी लाइन देख बताता हूँ मैं, कौन सी लाइन, ये जो लाइन निकल के आई ये वाली, इस पे ध्यान दो, ठीक है। इसमें जो कोई भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है वो कैसे लिखा गया, वो लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके इक्वल आया, ये आया के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के कॉमन ले लो बाहर, के को सब में किया है चूंकि के मैंने बाहर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ध्यान देना ये वाला अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। या इससे पहले वाली लाइन ये समझ लो, ये वाली लाइन, ये लाइन समझो, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्यों, क्योंकि इससे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है देखो ध्यान से, यानी अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी सॉरी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है, आपको अगर वो ये बताया जाए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको बता दी जाए, कोई आपसे कहे कि आपको अल्फा प्लस बीटा किसी भी इक्वेशन का -5 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो +6 है, तो वो इक्वेशन बताई, तो आप क्या करोगे, बस इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है ये वाला किसका, कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है और सम ऑफ जीरोस पता है तो आपको वो इक्वेशन बनानी है, तो सीधे इसमें रख दो, ठीक है। के को आप के ऐसे ही रहने दो, के चाहे आप हटा दो, नो प्रॉब्लम, वो बेसिक फॉर्म उसकी बन जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इसमें आपको अल्फा और बीटा की, अल्फा अगर प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा हुआ है यानी ये दे रखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ सीधे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 5, तो आप यहाँ रख दोगे -5 एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है, अब यहाँ 6 रख दो, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन यानी ये आपका पॉलिनोमियल होगा जिसके सम ऑफ रूट्स ये हैं, यानी सम ऑफ जीरोस -5 है
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। क्लियर? इस तरह से आप इसको यहाँ से, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये सम आता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपको या तो दोनों जीरोस दे देगा या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करके बताना होगा। जैसे मैं आपको एक सम दिखाता हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ द जीरोस ओवर पॉलिनोमियल हम क्या देखेंगे कि हमने जो तीन चीज़ें पीछे डेरिवेशन से निकाली, उससे हमें ये समझ में आया कि अगर किसी पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं, टू रूट्स हैं या टू जीरोस हैं, एक है अल्फा और अगर दूसरा है बीटा, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका सम क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरोस हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, सी अपॉन ए, राइट। और जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है और सी जो है विदाउट एक्स टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है, राइट। ओके, अच्छा, अब इससे हमने ये दो चीज़ें देखी, वन और ये टू, और थर्ड चीज़ ये देखी, अगर आपको ये अल्फा बीटा दो रूट्स या दो जीरोस पता है तो उसे डायरेक्टली आप ये फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे, उसके लिए आपने देखा कि आप लिखो के एंड देन एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस sum of roots multiply by x and then plus product of root, है ना। तो ये अब ये k मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए ये अल्फा बीटा रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर के कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ पर जो है एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ कि एनसीईआरटी में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंड फॉर्म के हिसाब से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे रखे हैं। वो क्या है, देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसमें अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हो यानी अल्फा प्लस बीटा, इसमें तीसरा रूट और हो जाएगा यानी तीसरा जीरोस और हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जीरोस निकलेंगे बिकॉज यहाँ डिग्री क्या है, 3 है ना। तो यहाँ पे 3 आएंगे, तो उसको मैंने अल्फा बीटा और गामा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सम होगा वो कहलाएगा वही माइनस बी अपॉन ए, दैट इज बी, दैट इज ए। ओके, और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये एक टर्म और आ जाएगा यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करके एडिशन क्या होगा, वो होगा सी अपॉन ए, दैट इज सी एंड दैट इज ए। ओके, तीसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों रूट्स का यानी तीनों जीरोस का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, अगर कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप इसको याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने एक जगह पर इसे डिनोट किया है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो कुछ एक आध मैं इसके ऊपर जो आने वाले जो सम्स हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें सम क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस ले रखे हैं, उसमें ये है कि पहले तो आपको दे रखा हुआ है कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स -4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो जो इक्वेशन यानी वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो फाइंड करना है। तो फाइंड आउट द पॉलिनोमियल व्हेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स आपको दे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो होता क्या है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ऑलरेडी आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हो, पूरा SOP सम ऑफ रूट्स SOR, और यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, राइट। तो अच्छा, तो यहाँ पर बस प्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ प्लेस कर दो, ये यहाँ आ जाएगा -4 और ये x ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 1/4 लाइक दैट। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 1/4, ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो गया, सिंपल, राइट। ओके, अच्छा, दूसरा क्या रहेगा, ये वाला क्या, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अगर आपको उसने ये दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है दैट इज px इक्वल्स टू क्या दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको ये बताना है। ठीक है, इसे आप कैसे करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बताना है, तो या तो ये है कि आप इससे अल्फा बीटा निकाल लो फिर स्क्वायर कर दो, लेकिन इसके लिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसको ऐसा लिखा, राइट। अब मुझे ये फाइंड करना है
तो ये फाइंड करना है, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको ले जाकर उधर माइनस कर दूँ, है ना, इस वाले को उधर ले जाकर माइनस कर दूँ, तो आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मैं माइनस इधर लेके आ गया 2 अल्फा बीटा, इस तरफ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब मुझे यही तो फाइंड करना था ना, बन गया, पूरा पूरा क्लियर हो गया यहाँ से। देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया या अल्फा बीटा आ गया, बस आपको कभी भी इस तरह का दिया होगा तो आपको इन्हीं दोनों में उसको ब्रेक करके लेके आना है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि यही दोनों आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो वहां से माइनस बी अपॉन ए निकालो, तो बी कौन है, बी है 2, तो माइनस 2 अपॉन ए कौन है, ए है 1, तो 1 का यहाँ 1 रखो तो यह आ जाएगा -2, राइट। तो यहाँ पे तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या होगा, सी है 1 और ए भी है 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 2, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया इक्वल टू 2, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपका आया वो क्या आया 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, सपोज करो वो पूछ सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको ऐड करके देखो, जैसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा का डिवाइड करोगे तो ऊपर बीटा आ जाएगा, और प्लस बीटा का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाल रखा है, आपने -2 निकाल रखा है, तो आप यहाँ ऊपर रखोगे -2, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल रखा है, आपने 1 निकाल रखा है, यहाँ लिख दोगे 1, ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा इस पूरे का -2। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उससे आप निकाल लेंगे, राइट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन मैंने ये ले रखा है, इस तरह का आप पूछ सकता है आपसे क्या, कि अगर सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोस आपको दिए हैं -4 है किसी इस इक्वेशन के, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए, इक्वेशन बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए आपको दे रखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4, तो के की वैल्यू बताइए। तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -4, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू जो पॉलिनोमियल है उससे अगर हम देखेंगे तो बी अपॉन ए होता है, यहाँ बी कौन है, बी है यहाँ पे आपके पास ये 4, ए कौन है, ए आपके पास है यहाँ पे के प्लस 1, क्यों कैसे है, आप इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला बी ए हो जाता है, एक्स के साथ वाला बी, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस बी अपॉन ए, राइट, इधर आपका 4 ऑलरेडी दे रखा है, उसको आप ऐसे ही रहने दो, बी कौन है आपका, दैट इज 4, बी कौन है 4, तो यहाँ पे बी की प्लेस पे 4 आ गया, ए कौन है आपके लिए के प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 1 दैट इज -4, तो ये माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 वन जा 4, ये 4 वन जा 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो के प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से के इक्वल्स टू 1 तो जाके माइनस होगा, 1 - 1 दैट इज 0, है ना, तो के की वैल्यू यहाँ से आगे 0। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और किसी क्वेश्चन को आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको पहुंचा दूंगा। ओके।